मतलब मैंने तो अपना पेपर आज तक ऐसे ही किया है, आई ऑलवेज चोज फॉर। आपने देखा कि पेपर का लेवल जो है हर बार चेंज होता है, उस कारण से आपके मार्क्स भी चेंज होते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज डिफिकल्ट है वो सबके लिए डिफिकल्ट है। जो आसान है वहां बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, मेरा बहुत अच्छा पेपर चला गया। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे लिए आसान था वो लगभग सभी के लिए आसान था। इसलिए ध्यान रखिए, पेपर अगर थोड़ा सा मीडियम जाता है तो पेपर, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, एज अ गुड स्टूडेंट, मैं ऐसे बच्चों की बात नहीं कर रहा जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, मैं ऐसे बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्होंने लगातार खूब पढ़ाई की है, खूब मेहनत की है। ऐसे बच्चों को निराश नहीं होना चाहिए। पेपर अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पर आता है तो आपके मार्क्स कम हो जाते हैं, तो आपको लगता है आप पीछे रह गए, लेकिन अगर आपके लिए डिफिकल्ट था तो बाकियों के लिए भी डिफिकल्ट था। अगर आपके मार्क्स डिक्रीज हुए हैं तो जो टॉपर रहा होगा उसके मार्क्स भी डिक्रीज हुए होंगे, और बाकी सबके मार्क्स भी डिक्रीज होंगे, यानी सबके मार्क्स की स्केलिंग हुई होगी। ठीक है? और अगर आसान आया तो बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि मैंने तो सारा कर दिया, है ना, उसमें बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपके लिए आसान आया तो सबके लिए आसान आएगा। तो आपको, अगर आप बाकी बच्चों से एज लेना चाहते हैं कहीं पर, इफ यू वांट टू टेक एन एज, यानी आप बाकी बच्चों से आगे निकलना चाहते हैं परसेंटाइल में, तो कैसे निकलेंगे? वो वहां निकलेंगे उन पॉइंट्स पर काम करके, व्हाट डिफरेंशिएट्स द स्टूडेंट्स हु आर सिलेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट्स हु आर नॉट सिलेक्टेड। जैसे कि मान लो केमिस्ट्री है, आसान आया, जो भी बच्चे ने ठीक ठाक पढ़ाई कर रखी सबने चाप दिया, सब ने कर दिया। उसमें तूने 22 करे, 25 में से तूने 24 करे, या 22 करे या 23 करे, बाकी बच्चों ने भी 22-23 करे, किसी ने 21 के। इट हार्डली मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि सभी ने चाप दिया होगा। आसान आया होगा, हर पढ़ने वाले बच्चे ने चाप दिया होगा। फिजिक्स आसान आया तो यार हर बच्चे ने के लिए आसान आया, उसने भी चाप दिया होगा। अब एज कहां मिलेगा? मान लो मैथ्स है, मैथ्स का पेपर डिफिकल्ट आया, जनता की बैंड बजी पड़ी है, जनता 6 सवाल पर अटक गई, 7 सवाल 8 सवाल, बस इससे ज्यादा सुनने में नहीं आ रहे, और तूने 10 कर दिए, वहां तेरा लीडिंग एज हो जाए। तो इसलिए परसेंटाइल, जो आपका, अच्छे बच्चों से बात कर रहा हूं मैं, तो जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो चीज ध्यान रखें, दे हैव टू, फॉर अ वेरी गुड परसेंटाइल इन द 98 अबव, अगर मैं कहूं, तो यू हैव टू टेक अ लीडिंग एज। और लीडिंग एज वहां पर जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे वो तुम करके आओ। अगर बाकी लोग से कोई पेपर डिफिकल्ट आए, उसमें 4 सवाल बने, तो तुम वहां 6 बनाकर आओ, 8 बनाकर आओ, तो अब तुम्हारा परसेंटाइल अपने आप जंप अप हो जाएगा। हर सब्जेक्ट के टोटल परसेंटाइल्स को मिलाकर ही आपका इंडिविजुअल परसेंटाइल बनता है। ठीक है ना भाई? मतलब मैंने तो अपना पेपर आज तक ऐसे ही किया है, आई ऑलवेज चोज फॉर द लूज बॉल्स। जो सबसे आसान प्रॉब्लम्स होती थी मैं सबसे पहले वही करता था, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल पर आता था। यानी पेपर में लेवल में अटेम्प्ट करता था, लेवल 1 खत्म, सारा निचोड़ डाला, जो जो निचोड़ सकता था निचोड़ डाला। क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा, बहुत सारे बच्चे बाहर आके कहेंगे, अरे यार ये क्वेश्चन भी था, ये तो मैं वहां तक तो पहुंचा ही नहीं, वहां तक तो मुझे टाइम ही नहीं मिला पहुंचने का। हाँ, तो अगर तू वहां तक पहुंच जाता तो 4 मार्क्स तेरे हो जाते ना। तुम्हें बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, बल्कि तुम भी कहते होंगे ऐसा, अरे यार ये वाला क्वेश्चन भी था पेपर में, तो देखा ही नहीं, मैं तो यहां तक पहुंचा ही नहीं। तो ऐसा किसके साथ होता है? जो पहले बिल्कुल डिसिप्लिन बच्चे होते हैं, पहला क्वेश्चन पहला जवाब, दूसरा क्वेश्चन दूसरा जवाब, ये उनके साथ अक्सर होता है। वो लास्ट के 75वें क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाते। तो इसलिए ज्यादा अच्छा होगा लूज बॉल्स देखी जाए, चुन चुनकर जो आसान शिकार हैं उनको पहले उड़ा दिया जाए, और अपना स्कोर बोर्ड पर मैक्सिमम मार्क्स को अटेन किया जाए। फिर उसके बाद हम मिड पेस्ट बॉल्स की तरफ बढ़े, और लास्ट में बाउंसर्स की तरफ। या फिर दूसरी अप्रोच कई बच्चे ये भी करते हैं कि पहले केमिस्ट्री निपटा लेते हैं फटाफट, फिर फिजिक्स, और फिर लास्ट में मैथ्स को करते हैं। लेकिन मैथ्स में ध्यान रखिएगा, आप देख रहे हैं लगभग 1 घंटा 25 मिनट मैथ्स को चाहिए। 1 घंटा 25 मिनट, 1 आवर 25 मिनट, या 1 आवर 15 मिनट्स तो रखिएगा ही रखिएगा मैथ्स के लिए। 1 आवर 15 मिनट्स तो मैथ्स के लिए रखिएगा ही रखिएगा, अगर आप मैथ्स को लास्ट में करने का डिसाइड करते हैं। ठीक है? अब कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आपने पढ़ रखा है उसी को स्ट्रॉन्ग करिए, जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उन्हीं को स्ट्रॉन्ग करिए, कुछ नया ना पढ़ें अभी, ज्यादा अच्छा है। ठीक है? आप अब जो भी करें, टाइम बाउंड मैनर में जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका फायदा होगा। टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस करिए। जैसा मैंने आज आपको बताया, आप एक पेपर लीजिए, कोई सा भी मॉक पेपर ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए, अथाह भंडार पड़े हैं नेट पर, कहीं से कोई सा पेपर उठाइए, पीडब्ल्यू के पेपर्स उठाइए, पीडब्ल्यू की आपकी टेस्ट सीरीज हो रही है, रियल टेस्ट सीरीज है, कुछ भी हो जो हो वो पेपर उठाइए। और अगर आप 3 घंटे आपके पास
समय है तो 3 घंटे लगाकर, पूरा अलार्म में लगाकर 3 घंटे में पेपर करिए। अगर समय कम है तो मैथ्स को अलग से करिए, 1 घंटा 15 मिनट का अलार्म लगाइए और जैसे मैं क्वेश्चंस आपको कराता हूं बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस आप करके देखिए। ऐसी प्रैक्टिस आप रोज करेंगे तो आप में अद्भुत सुधार होगा। इन सेशंस का मेन मकसद यही था, आपको बताना कि प्रैक्टिस किस तरह से करनी चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। क्या तुक्के मारना चाहिए? मेरे ख्याल से तुक्के जेई में पता नहीं यार, है ना। 28 वालों गैप में क्या करें? 28 वाले जितने बच्चों का एग्जाम्स लेटर ऑन शिफ्ट्स में है, उन बच्चों को सारी शिफ्ट्स के पेपर्स पर थोड़ा नजर रखनी चाहिए। उन्हें देखना चाहिए किस किस्म के सवाल आ रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर होता क्या है, जो पहली शिफ्ट में आए उसी तरह के सवाल सेकंड शिफ्ट में या फिर अगले दिन फर्स्ट शिफ्ट में रिपीट हो जाते हैं। तो इसलिए आपको अपने नाक, कान, आंख सब खुला रखना है और देखने हैं किस तरह के सेट ऑफ पैटर्न ऑफ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्योंकि उसी तरह के सेट ऑफ पैटर्न ऑफ प्रॉब्लम्स रिपीट हो जाते हैं। तो अगर आप बाद में हैं तो आपके पास एक छोटी सी एडवांटेज यह है कि आप पेपर्स को देखकर आने वाले पेपर के बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन फिर से यह एडवांटेज सभी के पास होगी। और जिनका 21 को है वो राम का नाम लीजिए और जाइए पेपर देने। एंड हैव फेथ इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन योर हार्ड वर्क। आपने खूब अच्छे से पढ़ाई की है, बिना घबराए, है ना। एग्जामिनेशन सेंटर पर आप समय पर पहुंच जाएं और कुछ हल्का फुल्का खाकर जाएं। अपना ब्रेकफास्ट स्किप ना करें। डोंट स्किप ब्रेकफास्ट, डोंट स्किप। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं। ब्रेकफास्ट स्किप ना करें और ब्रेकफास्ट में कुछ हल्का फुल्का ही खाएं, बहुत ज्यादा ना खा लें, ना, क्योंकि क्लास में बताया है जब आप बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो आपके बॉडी का जो ऑक्सीजन होता है वो सारा का सारा डाइजेशन में यूज हो जाता है। और हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन अगर किसी अंग को चाहिए वो है ब्रेन, अपने काम करने के लिए। तो इसलिए हल्का फुल्का खाएं, लेकिन खाएं जरूर, पेट भर के खाएं लेकिन हल्का फुल्का खाएं, ठीक है। हाँ, पोहा खा लें, हैव 1 और 2 बनानास, ठीक है। दूध नहा पी के जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि दूध पीने के बाद कई बार आप भागते हो, भागते भागते सेंटर पे पहुंचते हो, तो ऐसे समय में अगर उबकाई आती है तो दूध सबसे पहले बाहर आ जाता है। तो इसलिए सॉलिड फूड खाएं, चाय पी लीजिए भले ही थोड़ी साथ में, चलेगा, ठीक है। पोहा खा लें, फ्रूट्स खा लें, फ्रूट्स में भी ज्यादा अच्छा होगा बनाना खाकर जाएं। इट विल कीप यू फुल फॉर अ लॉन्ग टाइम। और गाजर खा के जा सकते हैं बिल्कुल। और जैसा मैंने आपसे कहा था, मैं आपके साथ अंत तक रहूंगा और आपका साथ निभाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपका साथ निभाने की पूरी पूरी कोशिश की है। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट, है ना। मैंने पूरा साल पूरी कोशिश की सब बच्चों के लिए, जितना मैं अपनी तरफ से अच्छा कर सकता था मैंने अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश की और मैं आगे भी करता रहूंगा। अब ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जितनी भी मेहनत मैंने की, जितनी मेहनत आपने की, उन सब का रंग जरूर दिखेगा, है ना। वी शैल डेफिनेटली कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। बहुत अच्छे स्कोर के साथ मुझे आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा और मैं आपसे मिलूंगा, आपके एक्सपीरियंसेस सुनूंगा, आपकी क्लास की बातें सुनूंगा, आपसे रूबरू होऊंगा। वो मेरे लिए एक सही में रीइंफोर्समेंट मोमेंट होता है, जब कई बार हम कैमरे के सामने खड़े होकर बस ऐसे बोलते जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताते जाते हैं, हमें नहीं पता कि सामने वाला जो बच्चा बैठा है वो कितने हद तक हमारी बात मान रहा है या नहीं मान रहा। लेकिन जब हम रिजल्ट के दौरान जब आपसे बातें करते हैं, आपसे आपकी बातें सुनते हैं, तब जाकर हमें यह समझ में आता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम ऐसे नहीं बोलते। बहुत सारे बच्चे बातें मानते हैं, फॉलो करते हैं, और जो फॉलो करते हैं, मानते हैं, वो आज हमारे से यहाँ मिल रहे हैं। तो बस यही है कि आपसे मिलेंगे विक्ट्री सेलिब्रेशन में, ठीक है। इमेजिन करिए हर पल, हर दम वह मोमेंट को इमेजिन करिए जब आप वहाँ स्टेज पर खड़े होंगे, आपके मम्मी पापा नीचे कहीं बैठे होंगे, मैं भी कहीं ना कहीं होऊंगा। आप चाहे मुझे याद करो ना करो, मुझे भूल भले ही जाना, मम्मी पापा को याद जरूर रखना, है ना, क्योंकि उनका सबसे बड़ा योगदान है आपके इस पूरी जर्नी में। मैं तो बस आपको वहाँ देख कर ही खुश होता रहूँगा। मुझे आप
कि खुशी में ही मेरी खुशी है, आपकी जीत में ही मेरी जीत है। तो लव यू ऑल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। और एक चीज़ और, जैसे ही आपका शिफ्ट का आपका पेपर खत्म होता है, उसके बाद चैन से ना बैठें, सुख से ना बैठें, तुरंत अगले अटेम्प्ट की तैयारी में लग जाएं। तुरंत से दोबारा से रिवीजन करना शुरू करें, दोबारा से मॉक देना शुरू करें, टाइम बाउंड मैनर में शुरू करें। जितना आप अपने ब्रेन को कम समय में ज़्यादा प्रॉब्लम्स करने का आदी बना लोगे, उतना आप सक्सेस के करीब चलते चले जाओगे। अब आपको थोड़ा सा अलग तरीके से रिवीजन करना पड़ेगा। अब आप जो प्रॉब्लम्स कर रहे थे वो सिर्फ जेई मेंस लेवल की प्रॉब्लम्स नहीं, उसमें जेई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स भी मिलाइए और क्वेश्चंस करके देखिए। करना यही है, टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस जितना कर लेंगे उतना अच्छा होगा। तो एग्जाम देने के बाद, जिस दिन एग्जाम दिया चलो ठीक है, उस दिन आपने रेस्ट कर लिया, आपने थोड़ा आराम कर लिया, चलो एक दिन और लगा लो, आराम कर लिया, लेकिन उसके बाद वो आराम फिर आराम नहीं, कामचोरी बन जाएगा। तो एटलीस्ट 1.5 days is allowed, but after that you get back to work. Sit down and start preparing for the next attempt. लेकिन उसके बाद वो आराम फिर आराम नहीं, कामचोरी बन जाएगा। तो एटलीस्ट 1.5 days is allowed, but after that you get back to work. Sit down and start preparing for the next attempt. ठीक है? Thank you everyone. And that is all from my side. As of today, wish you best of luck. हमारा सफ़र अभी यहीं तक है। इस एग्ज़ाम के बाद सफ़र फिर आगे जारी रहेगा। हम आपसे फिर मिलेंगे। तो लव यू ऑल। ध्यान रखिएगा, आप वहाँ सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट करने नहीं जा रहे, यू आर ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग योर टीचर्स। आप मुझे, बाकी सब टीचर्स को वहाँ रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आपकी हार में हमारी भी हार है, आपकी जीत में हमारी भी जीत। लेकिन यह युद्ध हम परोक्ष रूप से और आप प्रत्यक्ष रूप से लड़ेंगे। हम परोक्ष रूप से लड़ेंगे। आपको पढ़ाया, आपको समझाया, आपको प्रैक्टिस कराई, सब कुछ किया। आप ही हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। जैसे कि एक टीम पूरे भारत को रिप्रेजेंट करती है, उस टीम का हारना भारत का हारना माना जाता है। उसी तरीके से, और उसका जीतना भारत का जीतना माना जाता है। उसी तरीके से आपकी जीत में हमारी जीत है, आपकी हार में हमारी हार। आइए संकल्प लें मिलकर के जीतेंगे हम। तो वी विल डेफिनेटली विन दिस JEE and we will definitely crack it with very flying colors and make our teachers and parents very proud.